woman, you so mean and hateful to me. Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM. Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगात 5126 कलयुग विक्रम संवत 2081 अग्रयाना शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 15 दिसंबर 2024 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को पूनम का सप्रेम नमस्कार। इस सप्ताह के समाचार इस प्रकार हैं। केंद्र सरकार सांसद के शीतकालीन सत्र में ही वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव विधेयक पेश करने जा रही है। इस बिल को अगले हफ्ते लोकसभा में रखा जाएगा। एक देश एक चुनाव पर आम सहमति बनाने के लिए सरकार इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी को भी भेजना चाहती है। अगर जेपीसी ने क्लियरेंस दे दी और सांसद के दोनों सदनों से यह बिल पास हो गया तो इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के साइन करते ही यह बिल कानून बन जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो देश में 2029 तक एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे। महिलाएं यानी एम को हर महीने एक मुश्त रकम देने का चुनाव जीतने पर का हिट फॉर्मूला अब दिल्ली में भी लागू करने की तैयारी है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए देने का फैसला किया है। केजरीवाल ने घोषणा की कि यदि आम आदमी पार्टी सरकार फिर से आती है तो यह रकम बढ़ाकर 2100 रुपए कर दी जाएगी। दिल्ली में 67 लाख महिलाएं हैं। इस तरह की योजना दिल्ली की वित्तीय स्थिति के लिए जोखिम साबित हो सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के अब मुश्किल से 2 महीने बचे हैं। सियासी दल अलग-अलग किस्म की तैयारियों के साथ मैदान में हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती पूर्वांचली वोटर्स को अपने साथ जोड़ने की है। इसी को ध्यान में रखकर बीजेपी ने दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा और पूर्वांचल मोर्चा समितियों के पदाधिकारियों को मैदान में उतारा है। प्रत्येक बूथ पर पूर्वांचल से संबंधित कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की जा रही है। इनके सहयोग से ही चुनावी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्लान है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि साल 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव में अधिकांश पूर्वांचली मतदाताओं का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिला था। इसीलिए इस बार सियासी समीकरण बदलने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी प्रत्येक बूथ पर कम से कम 5 पूर्वांचली कमल चित्र तैयार करेगी। 1200 बैठकों के आयोजन का भी प्लान है। युवा और खेल मंत्रालय जल्द ही यूथ के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रहा है। यहाँ एक माय भारत प्लेटफॉर्म पर ही छात्रों और युवाओं को नए कोर्सेज, स्किल ट्रेनिंग, रोजगारों के अवसर, कैरियर काउंसलिंग के बारे में पता चल जाएगा। मंत्रालय ने कुछ समय पहले विकसित भारत एम्बेसडर युवा कनेक्ट कार्यक्रम को लागू किया था। इसका उद्देश्य भारत के विकास में युवाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देना है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री ने बताया कि मौजूदा समय की जरूरत के हिसाब से यूथ पॉलिसी की समय समय पर समीक्षा की जाती है और युवा संवाद के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। 11 और 12 जनवरी 2025 को दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद का आयोजन किया जा रहा है। प्रयागराज के महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं।
इसमें आने वाले भक्तों के स्वागत के लिए इस पवित्र नगरी को सजाया संवारा जा रहा है। नए रास्ते और नए इंतजाम किए जा रहे हैं। महाकुंभ की नगरी में सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम शुरू हो गए हैं। प्रयागराज के महाकुंभ के लिए एक ऐसे पुलिस अफसर को तैनात किया गया जिसमें एक कवि ही छुपा हुआ है और वह अवधी भाषा में कविताएं लिखता है। उन्होंने महाकुंभ में आने वाले भक्तों के नाम एक खास संदेश दिया है, जो कि है 12 बरस में आता फिर से कुंभ दोबारा, गंगा की यहाँ और देखो जमुना की धारा। उत्तर प्रदेश पुलिस यह ड्यूटी में आई, आपकी सुरक्षा संकल्प का नारा। पीएम मोदी ने 13 दिसंबर को प्रयागराज का दौरा किया और इस दौरान महाकुंभ मेला 2025 के लिए विकास कार्यों का निरीक्षण किया। करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत वाली नई परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शुभारंभ किया गया। यही नहीं, पीएम मोदी ने संगम नोज पर पूजा अर्चना की और अक्षय वट और लेटे हनुमान मंदिर के भी दर्शन किए। शंभू बॉर्डर पर रविवार 8 दिसंबर को दिन पुलिस और किसानों के बीच जमकर झड़प हुई। दिल्ली जाने पर अड़े किसानों पर पंजाब से लगती हरियाणा की सीमा पर हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों द्वारा आंसू गैस के गोले दागे गए। इसमें से कुछ किसानों को क्षति पहुंची और कुछ को अस्पताल में भी भेजना पड़ा। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट समेत हाईवे को खोलने के निर्देश देने की मांग पर याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया कि इस तरह हाईवे के अवरुद्ध करना लोगों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। साथ ही यह नेशनल हाईवे एक्ट और बीएनएस के तहत की अपराध है। ऐसे में हाईवे को रोकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। शंभू बॉर्डर को खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश नवाज सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई। पीएम मोदी ने 8 दिसंबर को 51 वर्षीय पादरी जॉर्ज जेकब कुवार्ड को पोप ऑफिस की ओर से कार्डिनल बनाए जाने पर बधाई दी। यह भारत के लिए बड़े ही गर्व और खुशी की बात है। जॉर्ज ने प्रभु यीशु मसीह के प्रबल अनुयायी के रूप में अपना जीवन मानवता की सेवा में समर्पित किया है। बता दें कि प्रसिद्ध सेंट पीटर्स बिस्लाकी में आयोजित इस समारोह में दुनिया भर के पादरी और गणमान्य लोगों ने भाग लिया और विभिन्न देशों में 21 नए कार्डिनल्स को शामिल किया गया था। वहीं केरल से आने वाले जॉर्ज जेकब को मिलाकर भारतीय कार्डिनल्स की कुल संख्या 6 हो गई है, जिसमें से वेटिकन में देश का प्रतिनिधित्व और मजबूत होगा। बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता तय करने का एक 8 सूत्रीय फॉर्मूला निर्धारित किया है। अतुल सुभाष एक इंजीनियर थे और उन्होंने आत्महत्या करने से पहले लिखे सुसाइड नोट में अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर हरासमेंट का आरोप लगाया। उन्होंने एक 24 पेज के सुसाइड नोट में न्याय व्यवस्था की आलोचना की। अतुल सुभाष के मामले में दहेज कानून के दुरुपयोग पर बहस को फिर से हवा दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा के दुरुपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर चिंता जताई, जो विवाहित महिला के खिलाफ पतियों और उनके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता को संबोधित करती है। मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल के साथ ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जो किसी को भी सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि आखिर ठगों को सजा दें या फिर उनकी मदद करें। दरअसल पूरी कहानी में इमोशनल एंगल जुड़ गया है। ठगों ने सुनील पाल से कहा कि हम बुरे आदमी नहीं हैं, पैसे मिलते ही वापस कर देंगे। कॉमेडियन सुनील पाल को कथित तौर पर यूपी के 5 लोगों ने अगवा कर लिया और 24 घंटों तक बंधक बनाए रखा। ये सभी लोग उन्हें कॉमेडी शो आयोजित करने के बहाने मेरठ ले गए थे। अगवा करने
वाले 5 आरोपी बेरोजगार थे और सुनील पाल से 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। 3 दिसंबर को सुनील पाल की पत्नी ने सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। पत्नी ने बताया कि सुनील के दोस्तों ने पैसे की डिमांड की। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराए गए उसकी जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने बैंक संपर्क कर अकाउंट को फ्रीज कर दिया। दूसरी ओर इसी बीच सुनील पाल ने उन 5 बेरोजगार अपहरणकर्ताओं से बातचीत कर उन्हें 7.5 लाख रुपए दिए। तब अपराधियों ने सुनील पाल को 20,000 रुपए देकर कहा कि इन पैसों से घर वापस चले जाओ। पुलिस की तफ्तीश जारी है। खेल समाचारों में 18 साल के डोमिना राजू गुकेश दुनिया का सबसे यंगेस्ट चेस चैंपियन घोषित किया गया। गुकेश ने चाइना के डिंग लिवैंग को हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत ली। विराट कोहली इस साल आईपीएल के टॉप स्कोरर रहे। इन्होंने 15 मैचों में 440 रन बनाए। गायकवाड़ का बल्ला भी खूब बोला। यह 14 मैचों की पारियों में 583 रन बनाकर दूसरे नंबर पर रहे। रियान प्रयाग ने इस साल सभी का नजरिया बदल डाला। 16 मैचेस की पारियों में 573 रन बनाकर तीसरे रन पर रहे। ट्रेविस हेड लेफ्टी बल्लेबाज ने इस साल 15 मैचों में 567 रन बनाए और वह चौथे नंबर पर थे। संजू सैमसन ने 16 मैचेस में 531 रन बनाए और वे 5वें नंबर पर रहे। सई सुदर्शन ने 12 मैचेस में 527 रन बनाए और वे 6ठे नंबर पर रहे। केएल राहुल ने 14 मैचेस में 520 रन बनाए और वे 7वें नंबर पर रहे। निकोलस पूरन ने 14 मैचेस में 499 रन बनाकर 8वां स्थान प्राप्त किया। फिल्मी समाचारों में बॉलीवुड के राज कपूर परिवार ने इस हफ्ते पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। इसका आयोजन दिवंगत फिल्म मेकर और अभिनेता राज कपूर के 100वें जन्मदिन को मनाने के लिए किया गया। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, सैफ अली खान, नीतू सिंह और रिधिमा कपूर साहनी के साथ कपूर खानदान के कई और सदस्यों ने पीएम के साथ इस अवसर पर मुलाकात की और मोदी जी को सारे परिवार को समय देने के लिए अपना आभार व्यक्त किया। कपूर परिवार राज कपूर फिल्म महोत्सव की तैयारी में भी था, जिसमें 13, 14 और 15 दिसंबर को दिवंगत अभिनेता द्वारा निर्मित फिल्में दर्शाई गई। दिलजीत दोसांझ के 14 दिसंबर को चंडीगढ़ में होने वाले म्यूजिक कॉन्सर्ट को लेकर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एडवाइजरी जारी की। इसमें सिंगर को कहा गया कि अपने गानों में कुछ ऐसे शब्द ना इस्तेमाल करें जिसे बच्चों को नशे की आदत पड़े, जैसे कि पटियाला पैग गाने में है। इन गानों को गाने से परहेज करने की सलाह दी। आयोग के अनुसार शराब, ड्रग्स, हिंसा को बढ़ावा देने वाले ये गाने बच्चों को प्रभावित करते हैं। आयोग की इस चेतावनी के बाद दिलजीत ने हैदराबाद और दिल्ली के कॉन्सर्ट्स में आयोग का पालन करते हुए गीत के बोलों में बदलाव किया और शराब की जगह कोक शब्द का इस्तेमाल किया। वित्तीय समाचारों में दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक सोने का भाव 72,575 रुपए प्रति 10 ग्राम है। डॉलर की विनिमय दरें इस प्रकार हैं। अमेरिकन डॉलर 84 रुपए 84 रुपए 81 पैसे और ऑजी डॉलर 53 रुपए 83 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए। नमस्ते श्रोताओं, आज आपके साथ में है यतीन्द्र गुप्ता, पूनम ग्रोवर एंड हमारी नंदनी, यंगेस्ट मेंबर। पूनम जी, आपके समाचार तो बहुत ही अच्छे थे। धन्यवाद। और अच्छी शुरुआत के साथ में आप कई चीज़ें को और हम बता दें श्रोताओं को कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो राज कपूर जी के गाने होने वाले हैं आज, है ना। और उनकी तो कहाँ तक क्या बोला जाए वो कमी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि तो खुद ही में एक 2 घंटे में, बिल्कुल वो खुद ही में इंस्टीट्यूशन है। 2 घंटे में कितने हम गाने सुनाएंगे,
तो गाने छोटे होंगे लेकिन होंगे। दूसरा आज की हम पहले भी करने वाले हैं श्रोताओं, इसमें जो इनाम है वो है पुष्पा 2 के पास। तो देखें कैसे रिस्पॉन्स जाता है। एक पास में 2 लोगों को टिकट मिलेगा, तो वो भी रहेगा। और साथ साथ में हमारे एक ऐसे मेहमान हैं जिनसे फ़ोन पे बात होगी, जिनको न्यू साउथ वेल्स की गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया है, वो बिजनेसमैन हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। और साथ साथ में हमारी नंदिनी, जैसे कि हमने लिखा है व्हाट्सएप ग्रुप में, कुछ लीगल विषयों पे हम बात करेंगे। लीगल विषयों में कोई ऐसा खास नहीं है, लेकिन यह है कि हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे लीगल सिस्टम कैसे काम करता है। तो पूनम जी, आज का विचार क्या है? जी, आज का विचार हमारे राम दुबे जी ने भेजा है और इस विचार को मैं आपको सुनाती हूँ। जो इंसान औरों के चेहरे की मुस्कान देखकर खुश होता है, ईश्वर उसके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी पड़ने नहीं देते। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो एक हमारा भजन हो जाए और उसके बाद में हम जो है ना पहली वाला गाना बजाएंगे। जी। नेहा कहाँ है? शॉपिंग पे गई है, आ जाएगी। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजन पुत्र पड़े हैं चरण में, राम सिया जपते तन मन में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है। तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मों जन्म का ही ये साथ है। मीरा का तू भजन भजते हरि पवन, तुलसी में भी लिखी ये बात है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम मंगल भवन अमंगल हारी, राम सिया राम जय जय राम।
करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया, घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया, वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops. ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मोरे साजन ले चल मुझे तारों के पार, लगता नहीं है दिल यहाँ, नहीं है दिल यहाँ। श्रोताओं, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम पहेली बताने वाले हैं, तो पहेली इस फिल्म तो पहेली ये है कि आजा सनम मधुर चांदनी से में हम मिले। तो ये जिस फिल्म से आया है वो फिल्म किस साल में रिलीज हुई? ठीक है, मैं दोबारा से बोलता हूँ कि जिस फिल्म से ये गाना है वह किस वर्ष की फिल्म है, ये आपको बताना है। हमें फिल्म का नाम नहीं चाहिए, हमें केवल किस साल में बनी उसका चाहिए, ठीक है ना। और जीतने वाले को अगर अच्छे खासे रिस्पॉन्स आए तो हम 2 पास भी दे सकते हैं, है ना। तो एक पास में 2 लोगों को पुष्पा 2 के टिकट मिलेंगे। मालूम है जो पुष्पा 2 के जो अब तक के सारे इसके जो रेवेन्यू के रिकॉर्ड होते हैं ना पूनम जी, वो टूट चुके हैं। ओहो, इतनी अच्छी ये फिल्म है। तो श्रोताओ, हमारे जो स्पॉन्सर हैं उन्होंने हमें भेजे, जबकि फिल्म बहुत सक्सेसफुल है। उसके बताइए थोड़ा सा फिल्म के बारे में बताइए। तो हमारी नंदिनी लेके आई है, हाँ। तो वो बताएंगी। हाँ जी बिल्कुल, नमस्ते श्वेताओ, मेरा नाम है नंदिनी। हाँ, तो हम जैसे पुष्पा 2 के बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। पुष्पा 2 एक्चुअली सीक्वल है पुष्पा 1 की, जो 2021 में रिलीज हुई है। तो कंटिन्यूएशन भी है, लेकिन इतनी अच्छी मूवी गई है कि आप उसको अकेले में भी देख सकते हैं, बिना पहली मूवी देखे भी। यही मैं सवाल करने वाली। हाँ जी बिल्कुल, जैसे बहुत सालों पहले बाहुबली आई थी ना जी, हाँ जी बिल्कुल, उस तरीके के मुकाबले पर ये मूवी रिलीज हुई है।
तो ये एक्चुअली तेलुगु लैंग्वेज की एक्शन ड्रामा है जो सुकुमार ने डायरेक्ट करी है, और हमारे उसमें जो मेन हीरो है वो है अल्लू अर्जुन, जो पुष्पा का रोल कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी है, पूरा मसाला है। हाँ जी बिल्कुल, पूरा मसाला है। तो उसमें वो दिखाते हैं कि वो पुष्पा जी कैसे वो स्मगलिंग वर्ल्ड में ऊपर आते हैं। बाकी स्पॉयलर्स नहीं देते, हाँ। फिल्म देख के बताना श्वेताओ, ठीक है। ये फिल्म एक्चुअली 2021 में अनाउंस हुई थी और शूटिंग 2022 में कमेंस हो गई थी। बहुत सारे प्रोडक्शन डिले हुए थे, लेकिन अल्टीमेटली 2024 के एंड में ये मूवी कंप्लीट हो गई थी। यहाँ पर पूरे इंडिया में शूटिंग हुई थी, कोई ऐसे सेट भी थे जो इंटरनेशनल शूटिंग भी करी गई थी। यहाँ पर फिल्म की कॉस्ट थी अप्रॉक्सीमेटली 400 to 500 करोड़। क्या बात है। और मैं सुना इसने कई झंडे गाड़े हैं, बहुत रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। बिल्कुल, इट इज़ ऑलमोस्ट द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन फिल्म मेड टू दिस डे। तो ये December 5, 2024 को रिलीज हुई थी और आते साथ ही 8 दिन के अंदर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स। मुझे लगता है कि तेलुगु सिनेमा जो है वो बॉलीवुड से आगे निकल रहा है। पूनम जी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली है। बॉलीवुड को तो खत्म ही कर दिया। अभी कोई बॉलीवुड की मूवी देखता भी नहीं है। जब से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या करी है इन लोगों ने, उसके बाद से ऐसा इनको श्राप लगा है। और एक कोविड ने भी खैर बॉलीवुड फिल्मों को धक्का दिया। बॉलीवुड तो बिल्कुल, अब क्या बोलूं उसका, कुछ कहानियां रही नहीं इनके पास, वही रीमिक्स हो रहे। पहले तो तेलुगु फिल्मों की कॉपी बनाने लग गए थे, अब लोग तेलुगु में भी देख लेते हैं विद सबटाइटल्स, तो वो बात बनी नहीं। टॉलीवुड नहीं तो साउथ की जो फिल्में हैं उन्होंने संस्कार को जीवित रखा है। सही कहा। हमें इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भावुक होकर हम ऐसी बात नहीं, बॉलीवुड को नहीं देखना है। उन्होंने जो चीज़ें लेके आए, जो अपने संस्कार की जो वैल्यूज लेके आए हैं, और वहाँ पे क्रिएटिविटी बहुत है। सिनेमेटोग्राफी होती है, जो डायरेक्शन है, जो एक्टिंग है, आप उसको देखिए ना। आदमी अगर पैसा दे रहा है तो वो चाहता है कुछ तो देखे। बिल्कुल, और कोई उसके पीछे कोई ऐसा जिसे कहते हैं ना एक लेसन हो, उसको वो कोई बात कहना चाह रही है वो पिक्चर। तो मेरा तो ये मानना है कि जो साउथ की फिल्म है वो अपने दम पे जी रहे हैं। बिल्कुल। और श्वेता, ये एक्चुअली में 3.5 hours की मूवी है। पहले जैसे अर्ली 2000s में इतनी लंबी मूवीज चलती थी। मेरे ख्याल से ये मेरा नाम जोकर, जो कि 5 घंटे की मूवी थी, उसी के बाद ये सबसे लंबी फिल्म आई है। तो श्रोताओ, पुष्पा 2 के आपको पास मिलेंगे, तो एक पास में 2 टिकट होंगे। और देखिए जल्दी करें श्रोताओं। और मैं एक और चाहता हूँ कि अगर जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के हिस्सा नहीं हैं, वो मुझे सीधा मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0421 590 791, 0421 590 791। तो पूनम जी, एक हम जो राज कपूर जी के ऊपर आपने एक प्रस्तुति तैयार करी है, उस पर हम बात कर लेते हैं। जी हाँ। तो श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि कल राज कपूर का 14 दिसंबर को उनका जन्मदिन था, और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री से उनका सारे परिवार मिलने भी गया। राज कपूर का असली नाम सृष्टि नाथ कपूर था। इनका जन्म 14 दिसंबर 1924 को हुआ। रणबीर राज कपूर के नाम से भी इन्हें संबोधित किया जाता है। यह एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता थे। पृथ्वीराज कपूर के सबसे बड़े बेटे के रूप में पेशावर में जन्मे राज कपूर ने कई फिल्मों में अभिनय और निर्माण किया, जिसके लिए उन्हें कई प्रशंसाएं मिली, जिनमें भारत के 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 11 फिल्म फेयर अवार्ड शामिल हैं। वे भारत के चार्ली चैपलिन भी माने जाते थे। उन्होंने फिल्म आवारा 1951 में, श्री 420 1955 और मेरा नाम जोकर 1970 में जैसी फिल्मों में द ट्रम्प पर आधारित किरदार निभाए थे। आवारा में उनके प्रदर्शन को 2005 में टाइम मैगजीन द्वारा विश्व सिनेमा के सभी समय के शीर्ष 10 महानतम प्रदर्शनों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था। उनकी फिल्म आवारा और बूट पॉलिश ने 1951 और 1955 के कांस फेस्टिवल
में पाल्मे डी और पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। इनकी फिल्में एशिया, मध्य पूर्व, कैरिबियन, अफ्रीका और सोवियत ब्लॉक के कुछ हिस्सों में वैश्विक व्यावसायिक तौर पर सफल कला में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1971 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के हैं, जिसे उन्हें 1988 में भारत सरकार ने प्रदान किया और इसी साल उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दी। हाल ही में इनका परिवार 100वें जन्मदिन वर्ष के उपलक्ष्य पर पीएम मोदी को मिलने गया। राज कपूर 100 द ग्रेटेस्ट शोमैन की शताब्दी का जश्न 10 फिल्मों को पूर्वव्यापी प्रस्तुति भारत में आयोजित की गई। रणबीर कपूर ने पीएम मोदी से अपनी भेंटवार्ता में कहा कि यह प्रस्तुति उनके दादाजी को एक श्रद्धांजलि के रूप में दी गई है। तो श्रोताओं, आप बहुत अच्छा आपकी उपस्थिति रही। तो हम एक गाना सुनते हैं जी, और उसके बाद में हम अपना इंटरव्यू भी शुरुआत करेंगे संजय जी से। नमस्कार, शुभ प्रभात। दर्पण रेडियो के सभी श्रोताओं का मैं डॉक्टर शर्मिला इस रोचक मुलाकात में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आपकी चाय की प्याली तैयार है ना? हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर संजय मुठाल से। तो कौन है ये डॉक्टर संजय? दर्पण के सुनने वालों, जरा सोचिए, भारत का परचम लहरा रहा है। पायल कपाड़िया गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर ऑल दैट वी इमेजिन इज लाइट, और डी गुनेश चेस के नए ग्रैंड मास्टर, और डॉक्टर संजय मुठाल वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्हें आज हाल ही में सिडनी पार्लियामेंट में मिला है। तो संजय जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मिला। हाँ, और मैं आपसे पूछना चाहूंगी जी कि कुछ और विस्तार से बताएं, आप कैसे सिडनी आपका आना हुआ, और ये अवार्ड के बारे में कुछ और जानकारी देंगे हमारे सुनने वालों को? जी जी, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू यू एंड योर रेडियो फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली आप आउटसाइड इंडिया जाते हो और अपने लोगों से मिलते हो तो एक और अफेक्शन उभर आता है। हाँ, मैं सिडनी में आया हूँ क्योंकि यहाँ एक ग्लोबल इवेंट हुई थी सिडनी पार्लियामेंट में, जहां मुझे ग्लोबल पावर लीडर 2024 का अवार्ड मिला। ये अवार्ड जो मिला वो संजय जी, अगर हम आपको
बधाई भी दे दें दर्पण रेडियो के जो सभी श्रोताओं हैं उनकी तरफ से, और सारे हमारे जो भारतवासी यहाँ रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनकी तरफ से भी आपको ढेरों बधाइयाँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये प्रोसेस थी वो ग्लोबल प्रोसेस थी जिसमें से दे हैव अमेरिकन रिसर्च एजेंसी व्हिच डज रिसर्च ऑन लीडरशिप एंड दे पिक अप टॉप लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। तो मुझे प्रिविलेज मिला कि इंडिया से मुझे सिलेक्ट किया गया, इसीलिए मैं आया था इन वेरी ब्राइट एंड सनी सिडनी। तो इसका क्या क्राइटेरिया होता है संजय जी, किन लोगों को इसमें चूज करा जाता है? So in the global leadership में your impact of leadership, your contribution to society and the business, then your ability to make influence in the world that you operate. ऐसे top end के criteria है. So they do a research based on your portfolio and your background and profile. Then there is a jury. इनके chairman of the jury this time लॉर्ड स्वराज पॉल थे। अरे वाह, ओके। जी हाँ, तो उनमें से फिर वो शॉर्टलिस्ट करके देन दे टेक एन इंटरव्यू आल्सो एंड आफ्टर दैट दे सिलेक्ट। तो इसमें अगर मान लो कोई इसमें अपना प्रोफाइल भेजना चाहता है, अपने प्रोडक्ट की प्रोफाइल भेजना चाहता है जी, तो वो कहाँ पे जा सकता है? तो वो भेजते नहीं एक्चुअली, वो लोग अरे खुद ही देखते हैं। अच्छा, ओके ओके ओके, सो यू डोंट हैव टू अप्लाई। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो संजय जी, मैं सुनने वालों को बता दूं कि हमारी मुलाकात फ्लाइट में हुई और पता चला आप कहाँ से। अरे मैं भारत से हूँ। मैं भी भारत से हूँ। अच्छा, भारत में कहाँ से? नागपुर से। अरे मैं भी नागपुर से हूँ। अरे नागपुर में कहाँ रहते थे? धर्मपेट। अरे मैं भी रहती थी। तो ऐसा हुआ, लेकिन अब मैं बन गई डॉक्टर और ये बन गए बहुत बड़े HR के लीडर। तो लेकिन शुरुआत हमारी सादी सिंपल नागपुर से हुई और लिखे। हाँ, और वैसे संजय जी बहुत ही सिंपल हैं दिल के, और ये भी बता दूं सुनने वालों कि गाना भी गाते हैं, प्रोग्राम्स भी करते हैं। हाल ही में चेन्नई में भी उन्होंने प्रोग्राम किया था। लेकिन वैसे इनका काम है HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैं ठीक समझ रही हूँ ना? हाँ जी, हाँ जी। तो और इससे आगे चलते चलते जापान से लेके इथियोपिया 40 से ज्यादा कंट्रीज इन्होंने घूम ली हैं। और लेकिन मैं आपको पूछना चाहती हूँ, जापान हो या इथियोपिया, आपका दिल है इंडिया, सही बात है? सही है, दिल है हिंदुस्तानी। दिल है हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी खाने में आप क्या क्या पसंद करते हैं? जी मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो पहला चॉइस तो वहीं जाएगा, पोहा। पोहा। अच्छा, पोहा। बट वर्ल्ड कुजीन में आई लाइक मेडिटेरियन फूड। अच्छा, इट्स गुड ऑन स्टमक, इट डजंट अपसेट यू। तो मेडिटेरियन खाना आई लाइक। इटालियन पास्ता, राइट? इटालियन पास्ता और कम डाउन इन लेबनीज फूड। अच्छा, आपका क्या कहते हैं उसको, हमस को बस। लेकिन शर्मिला जी, आप कह रही थी संजय जी को गाना भी पसंद है, तो हम भी 4 लाइनें सुनना चाहेंगे संजय जी आपसे। 4 लाइनें सुनना चाहेंगे? हाँ, अगर मैं ट्रैवल पे हूँ, आवाज एकदम अरे कोई बात नहीं संजय जी, कोई बात नहीं। चलो, at the cost of risk of your audience disturbed morning. तू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए गाऊं, तेरे गीत बोल पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, तू ही मेरा जीवन,
तू ही जीने का सहारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। थैंक यू। क्या बात है भाई, तालियां हो जाएं। यतिंदर जी भी गुनगुनाने लग गए। मेरा भी मन बीच में थोड़ा गुनगुनाने का हुआ, फिर मैंने कहा बॉलीवुड म्यूजिक जी। हाँ पूनम जी, हमारा म्यूजिक ही ऐसा है कि म्यूजिक एक चीज है, सबको जोड़ती है, सबको बांधती है। और हर मतलब इंडिया में तो बॉलीवुड एंड क्रिकेट आर रिलीजन एंड दे यू नो ब्रिंग एवरीबॉडी टुगेदर। अभी बॉलीवुड की जगह इंडियन वो हो गया है पूरा सिनेमा जो है ना। अभी पुष्पा 2 की बात कर रहे थे, तो पुष्पा 2 ने पूरे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो अभी हम भारतीय सिनेमा कहें वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। तो संजय जी, आज आपने जो हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मालूम है कि आप क्रिकेट मैच देखने जा रहे हैं और उसी के लिए आप गोल्ड कोस्ट गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम के साथ में और भी जुड़े रहिए। हमारा प्रोग्राम आप कहीं भी सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपको लिंक भेजूंगा और जुड़े रहिए और कंट्रीब्यूट भी करते रहिए। हाँ, और आगे फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे सुनने वालों। इतनी छोटी सी मुलाकात काफी नहीं है। आगे फिर हम सुनेंगे आपसे कि कैसे आगे बढ़ सकता है आज का हमारा भारतीय समुदाय, चाहे कहीं भी हो। और हम चाहेंगे कि एक्चुअली हम आपसे एक बिजनेस के ऊपर भी एक बात करेंगे। मैं आपको बाद में संपर्क करूंगा कि कैसे हम आपसे और ऐसी चीजें सीख सकते हैं कि हमारे जो ऑस्ट्रेलिया के बिजनेसमैन हैं वो भी ग्लोबल लेवल पे जाए। जी थैंक यू यतिंदर जी, थैंक यू शर्मिला जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपके टाइम के लिए थैंक यू सो मच। आज हमें आसमान पर ला बैठाया। देख लीजिए, कहीं गिरा ना दीजिएगा। तो फिर संभाल के रहिएगा। इससे ज्यादा ऊपर तो बस 2 ही ताकतें ले जा सकती हैं। एक खुदा और दूसरी प्यार। मुझे डर है कहीं आप उड़ने न लगे। आइए। एक दिल की बात सुनती जाइए। एक आध बात वापसी के लिए भी तो बचा के रखिए। मेरा मतलब है एक मतलब की बात सुनती जाइए। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्हीं को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है।
सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। Personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया, फिर उसको घर घर में देखो पहुंचाया। घंटों की कुकिंग को मिनटों में कर दिखाया। वाह 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 बढ़िया खाना बन के आया। करी मास्टर ने जादू चलाया, करी मास्टर ने कंप्लीट करी मिक्स बनाया। करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्पाइस शॉप्स। ये थे हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो श्रोताओ, हमारे साथ में प्रदीप उपाध्याय जी भी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आपका दर्पण स्टूडियो में स्वागत है। मैंने दर्पण रेडियो नहीं बोला है, दर्पण स्टूडियो बोला है। आपको सब लोग बहुत मिस कर रहे थे, तो मैंने कहा अगर आप फिजिकली नहीं आ पाएंगे तो आपको फोन पे तो लेके आ ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप उपाध्याय का नमस्कार। और आज 14 दिसंबर को राज कपूर अगर जीवित होते तो 100 वर्ष के होते। और पूनम जी ने बहुत अच्छा फीचर कवर किया उसमें। और सबसे बढ़िया मुझको लगा कि उनका जो मूल नाम था सृष्टि कपूर, वो शायद मेरे ख्याल से बहुत से श्रोताओं को, इवन जो बॉलीवुड की अच्छी जानकारी रखते हैं, उनको भी नहीं मालूम होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज हमारे रेडियो हमारी पूनम जी कहाँ से ढूंढ के लेके आती हैं। आप क्या सोचते हो कितना पूनम जी? श्रोताओं जैसे बता दूं मैं आपको, पूनम जी जो न्यूज़ पढ़ती हैं और जितनी तैयारी करके आती हैं, आप प्रशंसा भी करोगे वो भी कम है। बहुत मेहनत करती हैं। बिल्कुल, थैंक यू यतीन जी। यह सिलसिला वर्षों से अनवरत चल रहा है और उसमें गुणवत्ता में कोई भी किसी प्रकार की गिरावट नहीं है, बल्कि बढ़ती ही जा रही है। तो पूनम जी को इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत बहुत। तो ये गाना यतीन जी आपने बहुत अच्छा, ये तीसरी कसम फिल्म का गाना है, और इस गाने को इतना अच्छा गाना है कि इसको भजन की श्रेणी में भी रखा। मैं यही कहने वाली थी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि ये इतना मीनिंगफुल गाना है कि इसको भजन की श्रेणी में भी लिया जा सकता है। बिल्कुल, इतनी सुंदर शिक्षाएं इसमें हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सॉरी प्रदीप जी, थोड़ा मेरा जो दिमाग है ना, थोड़ा फितरती आप कह सकते हो। अगर हम दुनिया में झूठ ना बोले ना, तो कितनी बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी, आप सोच सकते हो? सोताओ, आप कोई भी हमें चैलेंज करे इस बात पे, कोई भी, मैं चैलेंज स्वीकार करता हूँ। अगर झूठ ना हो,
तो दुनिया कैसे चलेगी मुझे बता। यतेन जी, एक आदमी का झूठ दूसरे का सच हो सकता है, तो इसलिए ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। नहीं, मैं सीधी सीधी बात करूं, मैं ज्यादा वो उसकी, अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो शायद फसाद ज्यादा बढ़ जाएंगे। कुछ एक झूठ इसलिए भी बोले जाते हैं कि लोग झूठ के बगैर दुनिया एक सेकंड आगे नहीं चल सकती, तमाशा खड़ा हो जाएगा। मेरा अब तो सॉरी जो है ना, आपका जो पॉइंट है मैं मानता हूँ, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर झूठ ना हो तो क्या समस्याएं खड़ी होगी, आप सोच के देखो। यतीम जी, इस मामले पर मैं आपसे पूर्ण, ये बहुत लंबा टॉपिक है और ये काफी विस्तृत चर्चा इस पर हो सकती है। लेकिन चलिए, लेकिन आप अपनी बात शुरू करिए, लेकिन मैंने कहा मैं अपनी बात कर दूं। तो हाँ बताइए, आप इस गाने के ऊपर कह रहे थे। तो ये जो गाना है, ये फिल्म तीसरी कसम से है, जो 1966 में रिलीज हुई थी, और इसका राज कपूर का कनेक्शन मैं इस गाने के माध्यम से ही बताना चाहता हूँ, ताकि एक पता चले कि राज कपूर एक कैसे व्यक्तित्व थे। एक्चुअली यही मेरा उद्देश्य है। तो इस गाने को लिखा था शैलेंद्र ने, और एक्चुअली शैलेंद्र मुकेश और शंकर जयकिशन की जोड़ी हुआ करती थी। ये एक दूसरे के लिए जो थे सेवाएं दिया करते थे कि राज कपूर की पिक्चर है तो मुकेश गाना गाएंगे, उसमें शैलेंद्र उसके गाने लिखा करते थे। तो हुआ ये था कि ये पिक्चर जो इनमें आर्थिक रूप से शैलेंद्र जो थे वो कमजोर हुआ करते थे, क्योंकि गीतकार वगैरह को बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिला करता था, संगीतकार लोग अधिक पैसा कमाते थे। तो इन सारे दोस्तों ने इनको सुझाव दिया कि आप एक पिक्चर बनाइए और हम लोग आपके साथ उस पिक्चर में मतलब घटे दर पर या जो भी होता है एक टोकन रेट पर काम करेंगे, ताकि आप एक प्रोड्यूसर हो और उस पिक्चर से जो फायदा हो तो आपकी भी आर्थिक स्थिति से हो जाए। तो इस मंशा के साथ तीसरी कसम का निर्माण जो था आरंभ किया गया। और इसकी कहानी जो थी इस पिक्चर की, वो एक प्रसिद्ध हमारे साहित्यकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, उनकी एक कहानी थी मारे गए गुलफाम, उसके नाम उससे लेकर जो थी ये पिक्चर तीसरी कसम बनाई गई, जिसमें राज कपूर और वहीदा रहमान ने अभिनय किया था। लेकिन दुर्भाग्य कुछ ऐसा रहा कि ये मूवी जो थी फ्लॉप हो गई, और इसका मुख्य कारण बताया जाता है इसका अंत। जिन श्रोताओं ने ये पिक्चर देखी होगी तो ये दुखांत पिक्चर थी, और अपने अनुभव के आधार पर राज कपूर और जो बॉलीवुड के जो लोग थे, उन्होंने उनको सुझाव दिया था कि इसका अंत जो है आप बदल दें और एक सुखांत पिक्चर बना दें तो दर्शकों को अधिक पसंद आएगी। और इसके लिए जो फणीश्वर नाथ जी से बात भी की गई, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे, बोले नहीं, मेरा उपन्यास आपने लिया है तो आपको पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही रखना होगा, कहानी में परिवर्तन जो है संभव नहीं है। तो बेमन से जो था उसको लिया गया, और जैसा नतीजा हुआ कि शैलेंद्र जो थे वो आर्थिक संकट में और बुरी तरह दब गए, और उसी के चलते उसी वर्ष उनकी देहांत भी हो गया। और जिस दिन उनकी डेथ हुई वो डेट थी 14 दिसंबर 1966, जो कि राज कपूर का बर्थडे होता था। और राज कपूर के चूंकि बहुत घनिष्ठ मित्र थे, तो राज कपूर इतने आहत हुए उससे कि उस दिन के बाद से उन्होंने अपना जन्मदिन मनाना बंद कर दिया था। और उन्होंने एक बात और कही प्रदीप जी, कि जिस दिन मुकेश जी का देहांत हुआ वो डेट्रॉयट में थे, और राज कपूर को इतना शौक लगा कि उन्होंने कहा आज मैंने अपनी आवाज़ खो दी है। कि आप देखेंगे सुनेंगे कि राज कपूर के जितने भी गाने हैं वो मुकेश ने ही गाए थे, तो उन्हें काफ़ी इसका गहरा सदमा लगा था। तो ये दिखाता है कि चूंकि आज हम बात राज कपूर की कर रहे हैं, तो इस कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा था कि राज कपूर जो थे एक ऐसे व्यक्ति थे जो दोस्तों के लिए अच्छी भावनाएं रखते थे और उनके लिए गंभीर थे। तो अच्छा, ये जो फ्लॉप मूवी का जो दंश होता है वो राज कपूर ने भी झेला है। और इनकी जो सबसे प्रिय पिक्चर थी, एक बार इनका इंटरव्यू मैं सुन रहा था तो बता रहे थे कि मेरी सबसे पसंदीदा पिक्चर जो है वो मेरा नाम जोकर है। उन्होंने बहुत सारी पिक्चरें बनाई हैं जो कि इतिहास है, सुपरहिट, संगम, और इतना अच्छा बिजनेस सारी मूवीज ने किया है। तो बट हाँ, इनकी जो पसंदीदा थी वही थी, और वो भी एक लंबी पिक्चर थी। जैसा पूनम जी ने बताया कि वो 4 घंटे की 2 इंटरवल वाली पिक्चर थी, तो जाहिर है उसको बनाने में, निर्माण में काफी अधिक कीमत भी थी उसकी, और वो फ्लॉप हो गई थी। तो उसमें उनके काफी घर वगैरह गिरवी हो गया था। उस जमाने में कुछ बैंकिंग सिस्टम इतना सुचारू नहीं था कि आपको, तो अपने लोग अपना पर्सनल पैसा लगाते थे या दोस्तों से उधार लेके लगाते थे। तो अगर मूवी में
बिजनेस नहीं किया तो फिर वो दिक्कत हो जाती थी, तो इनके साथ भी यही हुआ। लेकिन ये थोड़े लकी थे कि इन्होंने उस बुरे वक्त को थोड़ा संभाल के किया, और उसके बाद एक अगली पिक्चर जो थी बॉबी इन्होंने बनाई, जो कि उस दौर की एक ब्लॉकबस्टर थी, और उसमें सारे पिछले घाटे की भरपाई कर दी और एक इतिहास के रूप में जानी जाती है। और उसमें भी जब वो पिक्चर बनाई गई थी तो ये एक और मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि राज कपूर और इनके कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बॉबी पिक्चर में प्राण ने काम किया था, और जब ये पिक्चर बना रहे थे तो ऑब्वियसली पैसे की इनको तंगी थी, तो प्राण भी बहुत दिलदार आदमी थे। उन्होंने कहा कि राज साहब मैं आपकी पिक्चर में मुफ्त में काम करूंगा, तो राज कपूर ने कहा नहीं सर, नैतिक रूप से मैं नहीं चाहूंगा कि कोई मुफ्त में काम करे। तो बोले ठीक है, मुझे आप सिर्फ ₹1 दीजिएगा। तो ये रियल आर्टिस्ट थे। जी हाँ पूनम जी कुछ कह रही हैं? मैंने कहा प्रदीप जी, ये होती है रियल आर्टिस्ट की बात, वहाँ पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि तो पिक्चर तो प्राण ने उसमें काम किया, और प्राण का काफी अच्छा उसमें रोल था, जिन लोगों ने वो पिक्चर देखी होगी। तो बट उसके बाद दुर्भाग्यवश इन दोनों के बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। एक्चुअली हुआ ये कि जब ये पिक्चर सुपर हिट हो गई तो राज कपूर साहब ने प्राण के लिए ₹1,00,000 का चेक जो था वो भेजा, जो कि प्राण को उस समय लगा कि जो मेरी फीस है उससे कम है। बोले ₹1 तक तो सही था, लेकिन अगर पूरा देना था तो फिर मेरे हिसाब से देना चाहिए था। वही एक्सपेक्टेशन पर बात आके अटक गई, और वो शायद इतने आहत हुए क्योंकि उसके बाद प्राण ने राज कपूर के साथ जिंदगी भर दोबारा काम नहीं किया। तो ये एक और दोस्ती की कहानी। तो इनको कई पुरस्कार आपको मिले, पद्म भूषण पुरस्कार इनको मिला था, और जो 1987 में इनको जो बॉलीवुड से जो सबसे ऊंचा पुरस्कार होता है, जिसको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलते हैं, वो दिया गया था। तो उसको वो दिल्ली में दिया जाता है और भारत के राष्ट्रपति उसको देते हैं। तो उस समय राज कपूर जो थे वो थोड़ा अस्थमा से पीड़ित थे, और बताया कुछ ऐसा जाता है कि जब वो पुरस्कार को लेने के लिए ऑडिटोरियम में जा रहे थे तो उनके साथ वो जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उसको सिक्योरिटी पर्सनल ने जो था वो रोक दिया कि आप इसको सुरक्षा कारणों से अंदर नहीं ले जा सकते। काफी जिद की गई कि हेल्थ रीजन है, बट समहाउ रोक दिया गया उसको। तो उसका ये हुआ कि जब वो अंदर अवार्ड रिसीव करने के लिए बैठे हुए थे तभी इनको अस्थमा अटैक हुआ। तो एकदम स्थिति थोड़ी खराब हो गई, और तुरंत में हालांकि जो स्टेज पर न जाके राष्ट्रपति उस समय वेंकट रमन जी हुआ करते थे, उन्होंने खुद चल के प्रोटोकॉल तोड़ते हुए इनको जहाँ पे बैठे हुए थे चेयर पे, वहां पे जाके इनको जो था वो अवार्ड दिया, क्योंकि इनकी हालत थोड़ी खराब हो गई थी। तुरंत इनको फिर हॉस्पिटल ले जाया गया। ये सब घटना दिल्ली की है, और बॉम्बे से ये आए थे, और उसके बाद फिर ये दिल्ली एम्स में एडमिट हो गए। और यतीन जी दुर्भाग्य कुछ ऐसा रहा कि उसके बाद उनको बॉम्बे दोबारा जाना नसीब नहीं हुआ। उसके कुछ समय बाद ही 2 जून 1988 को राज कपूर हम लोगों से विदा ले गए। ये बड़ी अच्छी जानकारी दी आपने, और ये दुखद है कि किस तरीके से सिक्योरिटी वाले करते हैं। वैसे तो उनका नाम होता सिक्योरिटी के लिए करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज की डेट पे एयरपोर्ट पे होता है, पूरा डिस्क्रिशनरी होता है। उसका मर्जी है तो जाने देता, नहीं मर्जी तो वो आपका वो पेंट भी उतरवाएगा, कुछ भी कराएगा। ये हाल है। बट जो आपने सूचनाएं दी, सब जानकारी दी, प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर से हम बात करते हैं कि हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और फिर आपके इंडिया के टूर के भी बारे में बात करना चाहेंगे। बिल्कुल।
लगन की ये बात है, प्यार की राह रस्म की ये बात है। मुझसे न पूछो कि तुम मेरे कौन हो। और पहली का भी हम बता दें दोबारा से कि आजा सनम मधुर चांदनी में हम, ये हर एक की जो भी जवान होता है शायद उसके ये गाना हो जाता है। तो अगर मैं एक बात सोचता हूँ पूनम जी, अगर ये गाने ना होते तो लोग अपने प्यार का इजहार कैसे करेंगे? इसीलिए बनाई गई, और हमारी फिल्मों का तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है। कई बार कई फिल्में सिर्फ गानों पर ही आधारित होती हैं। नहीं, वो तो अलग बात, मैं जवान लोगों की बात कर रहा हूँ, वरना तो हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो कैसे अपने, तो इन संगीतकारों को, इन गाना बनाने वालों को, फिल्म वालों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कम से कम किसी को रास्ता दिया। सही बात है। और कई लोग इस सिचुएशन से गुजरते हैं और इस बात को अच्छे ढंग से कह नहीं पाते। हाँ, तो ये तो गानों के माध्यम से वो अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तो ये किस वर्ष में फिल्म रिलीज हुई थी वो बताना है आपको, और जीतने वाले को पुष्पा 2 जो बहुत सक्सेसफुल फिल्म अभी चल रही है उसका पास मिलेगा। एक पास में 2 लोग जाएंगे फिल्म देखने के लिए। और फिल्म जैसे कि हमारी अभिनंदनी ने बताया था कि 3.5 घंटे की मूवी है ये, तो खाना पीना लेके जाइएगा, इसमें शायद 2-3 ब्रेक भी होते होंगे, आई डोंट नो। यदेन जी, आप अपना फोन नंबर एक बार दोबारा बताएं, जो लोग हमारे साथ जुड़े नहीं हुए जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, उनको हम बताते हैं 0421 590 791 0421 590 791 पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर कोई हमसे बात भी करना चाहे पूनम जी, बिल्कुल वो हमें फोन कर सकता है। कोई किसी को राज कपूर के बारे में कुछ और जानकारी हो जो कि सबको नहीं पता, तो प्लीज श्रोताओं आप हमें मैसेज भेजें और हम आपको कॉल बैक करेंगे। और एक और हम कर सकते हैं कि अगर किसी ने अपने प्यार का पहला इजहार अगर गाने से करा, वो भी हमारे साथ में शेयर कीजिए। हाउ वाज दैट? वंडरफुल। और फिर उसको भी हम एक पास देते हैं। ठीक है, ये एक अलग, आप बहुत जेनरस हो रहे हैं। चलो श्रोताओं, आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है, अब जल्दी से आप उसी के लिए एक अलग से एक पास होगा कि वो अपना शेयर करें कि कौन से गाने के साथ में उन्होंने अपने प्यार का इजहार करा था। तो नंदिनी जी, एक हम और अपना गाना सुनते हैं। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी।
अब अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं, बात तोड़ी भी नहीं, तुमने बनाई भी नहीं। ये सहारा ही बहुत है मेरे जीने के लिए, तुम अगर मेरी नहीं हो तो पराई भी नहीं। मेरे दिल को ना सराहो, मेरे दिल को ना सराहो, तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। गैर के दिल को सराहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। सजनवा बैरी हो गए हमार, सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। Every Sunday, listen to The Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000.
हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। श्रोताओ, अब नंदिनी जी लॉ सोसाइटी के ऊपर हमें बताएंगे कि लॉ सोसाइटी होती है वो क्या करती है। ये श्रोताओ इन्फॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है कि जिससे कि हमें यहाँ के लीगल सिस्टम का मालूम पड़े कि कैसे क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है। कल को कोई जैसे लॉयर है आपके साथ में जो एंगेजमेंट है उसके साथ जस्टिफाई नहीं करता है तो आप कहाँ जाओ, कहाँ शिकायत करो। तो इन सब बातों के बारे में भी बात करेंगे। तो नंदिनी जी हमें बताइए कि चूँकि आप लॉ सोसाइटी में काम भी करती हो तो इट विल बी ए ग्रेट कि आपसे सुने कि लॉ सोसाइटी वाकई में क्या काम करती है। नमस्ते श्वेताओ, जैसे यतिन जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, मेरा नाम है नंदिनी और मैं एक इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर हूँ लॉ सोसाइटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में। तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसमें लॉयर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो लॉ सोसाइटी, लेकिन क्या बात है कभी कभी लॉयर्स भी करप्शन में आ जाते हैं या फिर सही से काम नहीं कर पाते या उनके साथ भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। अब अगर हम लॉयर्स को इतनी पावर दे देंगे तो फिर हम पब्लिक का क्या होएगा। तो उनको जस्टिस लाने के लिए एक बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी बनी है लॉ सोसाइटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, जो लॉयर्स को रेगुलेट करती है। तो जो लॉ सोसाइटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स है वो एक्चुअली में पूरे जो लीगल प्रोफेशन है न्यू साउथ वेल्स में उसकी आवाज़ है। 43,000 लॉयर्स को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन वो रेगुलेट भी उनको करती है। उन्होंने एक यूनिफॉर्म लॉ बना रखा है जिसके मुताबिक लॉयर्स को अपनी एथिकल और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कि जिस तरीके से वो अपने क्लाइंट से या और पब्लिक से वार्तालाप या उनके लिए रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको कैसे एक्ट करना है। अब मैं एक इन्वेस्टिगेशंस ऑफिसर हूँ, तो हमारे डिपार्टमेंट में अगर आपको किसी लॉयर के ऊपर कंप्लेंट करनी है, आपको लगता है कि उन्होंने आपके साथ कुछ सही नहीं करा है या फिर कुछ ऐसे बिहेवियर करी है जो आपको कहीं पे किसी को कंप्लेंट करनी है, तो आप लॉ सोसाइटी के पास जा सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स, जैसे उन्होंने आपको कोई धमकी दी है या फिर कोई गाली दी है या फिर आपके लिए कुछ सही काम नहीं करा है, तो उसकी वजह से आप एक कंप्लेंट लिख सकते हैं लॉ सोसाइटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में। वो आपकी कंप्लेंट को एड्रेस करके जो उनको सही स्टेप लगेगा वो इन्फोर्स कर सकते हैं। अब यतिन जी, अब ऐसे भी लोग हैं जिनको लॉयर्स की ज़रूरत पड़ती है न्यू साउथ वेल्स में, लेकिन उनके पास वो फाइनेंशियल एडवांटेज नहीं होता। वो हमारा लीगल सिस्टम इतना एक्सपेंसिव है कि कभी कभी उनको वो मींस नहीं मिल पाती कि हम कैसे एक्सेस करें। एक मैं बात कहना चाहता हूँ श्रोताओं, मेरा काफ़ी बड़ा एक नेटवर्क है लॉयर के साथ में भी। मैंने एक लॉयर से बात करी, बहुत सक्सेसफुल लॉयर हैं यहाँ के, विलियम रॉबर्ट्स। तो मैं रॉबर्ट से बात करा तो मैंने कहा कि जो न्याय है, मैंने अभी तक ये सुना है कि वो सबके लिए होता है और डेमोक्रेसी सब बातें उसी पे चलती हैं कि न्याय कोई भी ले सकता है। तो उनका ही कहना था कि आप गलत हो, न्याय हर एक के लिए नहीं है। मैं बहुत उसकी बात बता रहा हूँ। फिर मैंने कही तो ये अजीब बात हो गई। कहता हाँ, इट मेंट टू बी लाइक दैट। ये तो और भी ज़्यादा हो गए। तो क्या है कि जो गरीब आदमी है, आम आदमी, आप कैसे उसको कहना चाहते हैं, सच्चाई तो ये है उनके लिए न्याय नहीं है। उन्हें पता भी नहीं है एक्चुअली कि ऐसी कोई सर्विस अवेलेबल है। इस बात का बड़ा दुख है। नहीं, मैं आपको एक और बात, अभी लॉ सोसाइटी लीगल एड के बारे में बताएंगे नंदिनी जी, लेकिन ये आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो सीधे बोलेंगे कि हाँ कन्फेस कर लो, गलती कर लो और बस आपका काम हो जाएगा, बस ठीक है, वो निपटाने वाले। अच्छे लॉयर तो बहुत कम होंगे उसमें, शायद होंगे भी नहीं। आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर कि जब हमने एक बार होली का प्रोग्राम किया था पैरामेटा पार्क में, वहाँ हमें एक शख्स मिले जो कि मिडिल एज होंगे, अपने बेटे के साथ रहते थे। तो वो कहते हैं उन्हें इतना गलत मार्गदर्शन मिला कि उन्होंने अप्लाई किया था
ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए वीज़ा के लिए, तो जो लॉयर था वो कोई ढंग की इनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी और बहुत सारा पैसा खा गया उनका, और अंत में कहा कि आपका केस नहीं अब चलेगा, आप बंद कर दीजिए। तो उन लोग, ऐसे लोगों को तो पता भी नहीं है, तो ऐसे लोग लॉ सोसाइटी में कंप्लेन कर सकते हैं, वहाँ पे कर सकते हैं। एक और होता है श्रोताओं कि कोई भी लॉयर आपका तब तक केस नहीं लेगा जब तक वो आपको कॉस्ट एंगेजमेंट लेटर ना दे। उसमें लिखा होता है वो क्या करेगा और कितनी कॉस्ट होगी। एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें लिखा होता है साफ साफ कि कब आपको कितना पैसा देना, पूरा क्लियरली लिखा होता है। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लॉयर ने काम नहीं करा, वो आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस में लेके जाता है, आप लॉ सोसाइटी को कंप्लेन कर सकते हो। मैंने अब तक ये पाया है लॉ सोसाइटी बहुत ही इफेक्टिव होती है जी। और दूसरा क्या है कि एक ना भय होता है पूनम जी कि ओ मैंने ये कर लिया तो क्या होगा। ऐसे भय करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कंप्लेन करिए, लॉयर आपके पास आएगा पैर छूते हुए। तो यतीन जी, कंप्लेंट करने के लिए भी आपको कुछ मतलब कुछ फीस देनी पड़ती है? नहीं पूनम जी, लॉ सोसाइटी एक्चुअली में क्या है, गवर्नमेंट बॉडी है, तो आप फ्री में कंप्लेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई लीगल कॉस्ट नहीं इन्वॉल्व्ड है उसमें। तो आप बस कंप्लेंट करिए, वो आपका असेस करेंगे कि इस कंप्लेंट में क्या क्या है, इन्वेस्टिगेशन चालू होएगी, और अगर बहुत सीरियस सर्कमस्टेंसेस में उस लॉयर का प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट भी कैंसिल हो सकता है। बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल। एक्चुअली मैंने देखा है कि ये लॉयर बहुत डरते हैं। जैसे बोलो लॉ सोसाइटी के पास हम जा रहे हैं, इतना बोलोगे ही ना, वो ऑटोमेटिकली अच्छा चलो बैठो, क्या करना खत्म करो, क्योंकि वहाँ कंप्लेंट जाना ही अपने आप में उनके लिए नाइटमेयर है। अगर 2-4 कंप्लेंट आ गई तो लॉ सोसाइटी ऑलमोस्ट उनका लाइसेंस कैंसिल कर सकते। हाँ जी बिल्कुल। तो कि क्या है, हर लॉयर को अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना पड़ता है हर साल जी। तो अगर लॉ सोसाइटी देखती है कि आपके ऊपर 2-4 कंप्लेंट्स हो रखी हैं, तो जल्दी से रिन्यू नहीं करेंगे विदाउट इन्वेस्टिगेशन। तो इसलिए वो लॉयर्स को डर लगता है कि रिकॉर्ड पे ना उन पे सवाल खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल। तो वो एक रेगुलेटरी बॉडी बन गई कि ये तो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं आप नंदिनी। बिल्कुल जी जी। जो ये सेगमेंट इसलिए भी हमने करने की कोशिश करी है कि खासतौर पर जो हमारे नए माइग्रेंट हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया की धरती को छूते हैं, यू आर सपोज टू नो ऑल द लॉ ऑफ दिस कंट्री। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर हम एक प्रोजेक्ट में जल्दी कुछ करने वाले हैं, जहाँ पे हम एक जैसे इंडक्शन प्रोसेस होता है पूनम जी, आप किसी कंपनी को ज्वाइन करिए जी, तो 1-2 दिन का इंडक्शन प्रोसेस होता है कि आपको बताएंगे यहाँ पे ये होता है वहाँ पे, और यहाँ पे आप पूरा देश बदल के एक नए देश में रहने जा रहे हो, वो आपको 1 घंटे का भी कोई नहीं बताता कि यहाँ पे क्या सिस्टम है। बल्कि वो बड़े गलत विचार लेके पहुँचते हैं यहाँ पर कि एक बार ही बस घुसना ही है, फिर तो आप आराम से बैठेंगे। तो वो गलत इंफॉर्मेशन भी उनको बहुत दी जाती है। तो हमारे गुरु भाई एक बार आए थे तो वो उनका भी उसमें यही था विचार। तो हम इसमें काम करने वाले हैं, लेकिन ये उनके लिए है ख़ासतौर पे जो लेडीज़ हैं उनका क्या बोलूँ, उनका मान लो चलो एक इस बायस्ड टाइप ऑफ अप्रोच है यहाँ पे कि जैसे डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो कहाँ जाएं क्या करें, उनको डर लगता है। पुलिस में जाएंगे, उन्होंने लिखा कि नहीं लिखा, फिर लॉयर करेंगे, कौन जाएगा लॉयर, जिसकी वजह से वो सहती रहती हैं पर जब तक एक स्टेज पे आके पूरा ब्रेक डाउन होता है सिस्टम। तो इससे पहले कि आप कुछ करो, अगर आपको लगता है कि कुछ आपको मदद चाहिए लीगल वगैरह में, तो मेरा नंदिनी से ये प्रश्न है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, क्या लॉ सोसाइटी को कुछ इस तरीके की एजुकेशन वगैरह देती है कि उनके क्या अधिकार हैं, कोई कुछ ऐसा मटेरियल है जिससे कि वो जाके उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल यतीन जी। लॉ सोसाइटी एक अपने आप में इंफॉर्मेशन हब है। तो वैसे तो गूगल हमारा सबसे बड़ा हब होता है, उसमें आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन लॉ सोसाइटी में बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि लॉयर्स को कैसे एक्ट करना है, या फिर अगर आप इस सिचुएशन में फंस गए तो इंफॉर्मेशन शीट्स होती है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, किसको रिपोर्ट करना है, कहाँ पर जाना है। और हमारे पास सिर्फ लॉ सोसाइटी नहीं, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं। सपोज़ आपको कोई सू कर देता है और आपको नहीं पता कि कहाँ जाओ, और आपके पास सपोज़ फाइनेंशियल मींस नहीं है कि आप लॉयर से बात करो या कुछ, तो एक और सर्विस है लीगल एड।
तो वहाँ पर आप जा सकते हो, उनको कॉल कर सकते हो, और वो क्राइटेरिया वगैरह अगर आपका मीट हो जाता है तो आपको फ्री में सर्विस देंगे। आप उनको, ये ज़रूरी नहीं है कि लॉयर्स आपको कोर्ट में ही रिप्रेजेंट करें, अगर आपको बस एडवाइस चाहिए तो ऐसे 20-30 मिनट के लिए आपसे बात भी कर लेंगे, आपको एडवाइस भी दे देंगे जो आपका लीगल मैटर है। हाँ, ये बड़ी अच्छी आपने बताई है बात की। तो जैसे किसी को जस्ट मालूम करना कि उसके अधिकार क्या हैं, क्या करना, कहाँ जाएं, लेफ्ट जाए राइट जाएं, तो वो लॉ सोसाइटी में जाके फ़ोन कर सकते हैं या उनको ईमेल लिख सकते हैं और वो फिर गाइड करेंगे कि भाई आप यहाँ पर चले जाओ, ऐसे करके बात करते हैं। एम आई राइट? हाँ जी बिल्कुल। और बहुत ऐसे अगर मामूली से केस भी हो, सपोज लैंडलॉर्ड के साथ झगड़ा हो गया, कुछ सिविल मैटर है, कोई फैमिली मैटर है, इन सब पे वो बहुत अच्छे से एडवाइस देते हैं। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। बस वो एप्लीकेशन अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास कर जाए तो बेसिकली आपको फ्री लीगल सर्विस मिल सकती है। तो बड़ा अच्छा श्रोताओ, आशा है कि आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी होगी। हाँ नंदिनी जी, आप कुछ और भी कहना चाहती हैं? हाँ जी बिल्कुल। कभी कभी लोगों को डर लगता है कि हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं रहेगी या लीगल एड, फ्री में लीगल एडवाइस अप्रूव नहीं होएगा, वो सब। तो उसके लिए ना एक्चुअली में एक और टर्म होता है हमारे जो लीगल इंडस्ट्री में, उसको बोलते हैं प्रो बोनो। तो प्रो बोनो मतलब फ्री सर्विसेज, फ्री लीगल हेल्प। तो ऐसे भी बहुत सारे लॉ कंपनीज़ हैं, लीगल फर्म्स हैं जो प्रो बोनो भी करते हैं, या फिर वो ऐसी स्कीम्स भी लगाते हैं कि पहले हम आपका काम करेंगे, उसके बाद पे करना अगर हम जीत जाए तो। जैसे चैरिटेबल सोसाइटीज होती हैं। बिल्कुल। तो जो जिन लोगों के पास आर्थिक वो नहीं है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए ये लीगल एड काफ़ी सहायक साबित हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल। ये लीगल एड के अलग है, ये प्रो बोनो है। प्रो बोनो, हाँ। तो जो नॉर्मल लॉ फर्म होती हैं तो वो एक अपना उन्होंने जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, जो CSR वाला, इस तरीके का काम करती हैं। तो वो उन्होंने कहा भाई समझो कि 100 घंटे एक साल में वो फ्री में ज़रूरतमंद लोगों को देंगे, वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना। हाँ जी बिल्कुल। तो श्वेता, मैंने आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दे दी एक बार में, तो थोड़ा सा समराइज़ करती हूँ। अगर आपको किसी लॉयर के बारे में कंप्लेंट करनी है तो आप लॉ सोसाइटी के पास जाइए, वो आपको डायरेक्ट करेंगे, आपकी कंप्लेंट में हेल्प करेंगे। अगर आपको फ्री में लीगल एडवाइस चाहिए तो कि आपकी फाइनेंशियल डिसएडवांटेज है, तो आप लीगल एड को कांटेक्ट करिए। और अगर आपकी वो क्राइटेरिया मीट नहीं होती लीगल एड में, तो आप प्रो बोनो के लिए जा सकते हैं। बहुत अच्छी ये जानकारी हो गई। और मैं तो कहूँगा कि एक ही बात है कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ये भारत नहीं है। आप यहाँ के हिसाब से सोचिए, पुलिस में जाने से डरिए नहीं, या अलीगल का कोई नोटिस आता है उससे डरिए नहीं। हाँ ये बात ज़रूर है, एक ही ये मुफ्त की सलाह है मेरी कि अगर आप बचा सकते हो कोर्ट कचहरी को तो इस वर्थ, बहुत महंगा है यहाँ पे जी। हाँ जी बिल्कुल। और प्लीज़, जैसे यतीन जी ने कहा था, डोमेस्टिक वायलेंस के जो विक्टिम्स हैं, प्लीज़ रिपोर्ट करिए अपना सिचुएशन। ये बहुत सीरियस मैटर है, और जिससे भी आप मदद मांग सकते हैं, प्लीज़, लॉ सोसाइटी हो या पुलिस हो, प्लीज़ रीच आउट। थैंक यू। धन्यवाद। तो एक हम ब्रेक लेते हैं। तो नंदिनी जी, और आगे का गाना कौन सा गाना सुनाने वाले हैं? जी श्वेता, आगे की हम वही जो हमारा थीम चल रहा है इस प्रोग्राम में, उनके गाने सुनते हैं आगे भी। तेरा
महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छूकूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे? शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूप दिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं, नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। आपने भी आज हमें आसमान पर ला बैठाया। देख लीजिए, कहीं गिरा ना दीजिएगा। तो फिर संभल के रहिएगा। इससे ज्यादा ऊपर तो बस दो ही ताकतें ले जा सकती हैं। एक खुदा और दूसरी प्यार। मुझे डर है कहीं आप उड़ने न लगे। आइए। एक 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 दिल की बात सुनती जाइए। एक आध बात वापसी के लिए भी तो बचा के रखिए। मेरा मतलब है एक मतलब की बात सुनती जाइए। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्हीं को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।
भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया व सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। Every Sunday, listen to the Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। श्रोताओं, आशा है कि आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। कुछ सुझाव है, कोई प्रोग्राम पे बोलना चाहता है, किसी भी विषय पे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0421-590-791। पहेली अभी भी जारी है और पहेली का प्रश्न है, आजा सनम मधुर चांदनी में हम। ये गाना जिस फिल्म से लिया गया है, वो फिल्म किस वर्ष में रिलीज हुई थी? ये बहुत सिंपल सा गाना है। काफ़ी लोगों ने अच्छे जवाब दिए हैं। हम उन सब का नाम पढ़ेंगे और फिर हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे किसको ये इनाम जाने वाला है। एक और जो पहली का हमने बोला था कि कोई अपने साथ शेयर करे, हमारे साथ शेयर करे, हमारे दर्पण रेडियो परिवार के जितने लोग हैं उनके साथ शेयर करे कि उन्होंने कौन सी फिल्म के गाने के साथ में या किस गाने के साथ में अपने पहले प्यार का इजहार करा था। क्यों पूनम जी? बिल्कुल सही कहा आपने, है ना। कम से कम कुछ या श्रोताओ उठाइए फोन और हमें कॉल कीजिए। हाँ, उसके लिए पक्का एक इनाम होगा, ठीक है ना। आप चाहो तो अपना नाम भी छुपा सकते हो अगर अगर ऐसे है कि भाई किसी को ना मालूम पड़े तो वो भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रदीप जी आप कहना चाहेंगे कि आपने अपना पहला प्यार कब, कौन से गाने से शुरुआत करा था? अरे सर, बहुत पुरानी बात हो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, हम दोनों सुन रहे हैं। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में क्या गाना है। नहीं, ये तो वाकई में बहुत अच्छा है। अरे वो क्या आपने गाना सुना, इसके बाद में तो फिर बात ही खत्म हो गई होगी मेरे ख्याल से। क्या बात है ये। तो एक तो देखिए और कौन आता है, वरना तो प्रदीप जी आपके लिए तो भाई ये टिकट, ये पास बनता है। बिल्कुल बनती है ना। अच्छा, तो प्रदीप जी, जैसे कि हमने बताया कि आप भारत में थे, आपने कई जगह भ्रमण भी करा होगा, तो बताइए आपने कितने समय बाद आप गए थे भारत? भारत तो खैर मैं पिछले वर्ष भी गया था और कुछ मतलब सकारात्मक परिवर्तन भी देखे और कुछ चीजें खराब भी देखी, जिसमें एक मेडिकल एक थोड़ा सा विषय ऐसा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मैं परिवार में बड़े भाई साहब हैं, उनके साथ रहता हूँ। तो वहाँ पे अब चूंकि रिटायर्ड लोग हैं तो वहाँ पे लोगों को जो समस्याएं होती रहती हैं, तो वहाँ पे मैंने ये चीज बड़ा गंभीरता से इस बार मैंने नोटिस किया कि मेडिकल एक तो इतने ज्यादा हॉस्पिटल सर हो गए हैं कि आप कहीं भी स्ट्रीट पे निकले। मैं मध्य शहर से आता हूँ, बट वहाँ भी मैं देखता हूँ कि हॉस्पिटल्स और मतलब होटल्स बिल्कुल बोर्ड ऐसे लगा होता है कि अगर आप स्पेलिंग अगर ढंग से ना करें तो आपको लगेगा ये होटल है, बट ध्यान से पढ़ेंगे तो नहीं तो हॉस्पिटल है। और यतीन जी, मतलब उन हॉस्पिटल्स में जाना एक अपने आप में एक मृत्यु का साक्षात करने का है, क्योंकि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक जो नैतिकता है और वो पेशेंट्स को लूटने खसोटने की जो मानसिकता है ये बढ़ रही है और इस पे अंकुश लगना चाहिए। और जैसा नंदिनी जी अभी यहाँ पे वो लीगल एड और उसके बारे में कर रही थी, ऐसा कुछ जो है वहाँ की मेडिकल समस्याओं के लिए भी होना चाहिए। एक आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ यतीन जी, अगर एक गरीब आदमी जो है वो सड़क पर अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो पड़ा हुआ है, हम भले ही कितने हम चंद्रमा पे पहुंच गए, हमने चंद्रयान वहां लैंड करा दिया है, लेकिन आज की तारीख में भी ये खबरें आती हैं कि कोई कार जो थी किसी मोटरसाइकिल सवार को धक्का मार के रात में चली गई और वो सवेरे तक पड़ा रहा। लोग वीडियो बनाते रहे उसका और हॉस्पिटल नहीं जा पाया और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। यह अमानवीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए
कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए ये मैं नहीं जानता। शुरुआत क्या होगी, आप देखें ना, सलमान खान वाला केस था, उसने उड़ा दिए बंदों को, अभी तक कुछ नहीं कर सके। अब इसमें लोग कहते हैं कि जो लोग लेटे हुए थे वो खुद ही कार के पास में आ गए थे जिसकी वजह से वो मर गए। तो अभी क्या कह सकते हैं अभी तो जहाँ पे सिस्टम ही पूरा का पूरा हो तो क्या करा जाए। प्रदीप जी, मेरा एक सवाल है कि प्रदूषण के ऊपर बहुत कुछ चल रहा है दिल्ली से, आप दिल्ली गए थे क्या? हाँ, दिल्ली में मैं रहा था और आते समय मैंने दिल्ली से ही फ्लाइट बोर्ड किया था और मुझको जहाँ मैं रुका था उन्होंने मुझको कहा था कि बस बाहर कम से कम निकलिए, क्योंकि वो जो AQI जो होता है जो सामान बहुत तो क्या प्रदूषण सच में बहुत नीचे होना चाहिए, वो 350-400 के आसपास चल रहा है। तो राजधानी, देश की राजधानी जिसको आप जो है वो तीसरी विश्व मतलब अर्थव्यवस्था बनाने का हम लोग सपना ले रहे हैं, अगर वहाँ पे प्रदूषण की ये स्थिति है और मेडिकल का जैसे मैंने बताया, दूसरा एक लीगल वहाँ पे अभी आप देखिए भी पुष्पा फिल्म की हम लोग बात कर रहे थे यतीन जी, उनके जो आपके जो हीरो हैं अल्लू अर्जुन, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनको अभी गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि जो इसका जो प्रीमियर हुआ था तो उसमें कुछ स्टैम्पीड हो गया था जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई थी। तो उसके लिए क्योंकि ये उसमें आए थे, चीफ गेस्ट थे या जो भी थे, तो इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया सिर्फ इस कारण कि भाई आप वहां पे थे, आपकी वजह से इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई। तो ये थोड़ा मतलब ऑन द फेस ऑफ थोड़ा बचकाना तर्क लगता है कि इसके लिए तो कौन सी जगह पे इनको अरेस्ट करा गया? हैदराबाद में जहाँ उनका घर है वहां से अरेस्ट किया गया उनको। अभी फिर उनको हाई कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन उनको शायद एक दिन जेल में रहना पड़ा। और तो हैदराबाद में सरकार तो मालूम है ना किसकी है। अब देखिए इसमें राजनीति हम न तलाशें, मेरे ख्याल से नहीं राजनीति नहीं, ये जो है ना, हमें सच को सच कहने की हिम्मत चाहिए। अब वो जमाना चला गया, अभी तो क्या क्या आने वाला है, मैं समझता हूँ कि जिसके लिए कांग्रेस पार्टी को तैयार हो जाना चाहिए। अब वो नहीं आने वाला कि वो सच क्यों कह रहे हो, है ना। अभी हम सच पे ही बात कर रहे थे ना कि अभी तो चलिए हम झूठ कहते हैं, कोई बात नहीं। तो और आपने क्या देखा, कुछ सकारात्मक भी था या कुछ? नहीं, सकारात्मक अच्छा है, हाईवे सर बहुत बढ़िया हो गए हैं। और मैं बरेली शहर में रहता हूँ और दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो एक दौर वो भी था जब हम 8-8 घंटे में बस से जो है वो ये झुमका बरेली वाला है, वो ही बरेली वाला है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो जहाँ पे झुमका गिरा था। हाँ, तो वो भी एक दौर था। और रास्ते में रेलवे फाटक हुआ करते थे, वह भी जर्नी का एक अलग आनंद हुआ करता था, भले ही देर लगती थी कि वो ट्रेन का फाटक है वो बंद है, बस वहां पर रुकी। यतीम पुराना दौर याद करिए, खीरा ककड़ी बेचने वाले लोग अंदर आ जाया करते थे खरीदी, और हम लोग खरीद के खाते थे और एंजॉय करते हुए जाते थे। लेकिन अब जो है वो रेल फाटक जो है वो भूतकाल की वस्तुएं हो गई हैं और अब उनको नहीं दिखा। आप सीधे जो है फ्लाईओवर से, बल्कि बहुत बड़े शहरों के बाईपास से आप निकल जाते हैं। तो इस आपने कोई रेल की यात्रा भी करी थी? बिल्कुल, रेल की यात्रा भी की। स्टेशन साफ थे या नहीं थे? स्टेशन बिल्कुल साफ थे, लेकिन अब जो शिकायत अब मेरी बची है वो रेल के अंदर जो कोचेस होते हैं उनके टॉयलेट से मुझे अभी भी शिकायत है। जब ट्रेन बन के चलती है तो शुरू में तो आप जो है 2 घंटे तक 4 घंटे तक उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद स्थिति उनकी थोड़ी खराब हो जाती है। अब इसमें मुझे ये समझ में नहीं आता कि दोष जो है वो यूजर्स का है, वो उसको गलत तरीके से उसका प्रयोग करते हैं ताकि गंदगी फैलती है, या सफाई का स्टाफ जो है उसको रेगुलरली और अच्छी बेहतर तरीके से साफ करना चाहिए। लेकिन हाँ, कुल मिला के वस्तु स्थिति ये है कि हाँ, अगर 4 घंटे बाद आप जाएंगे तो फिर आप बहुत मुश्किल हो थोड़ा मुश्किल होती है। बट निश्चय ही स्थिति पहले और बुरी स्थिति होती थी, अब जो है उतनी बुरी नहीं है। तो आई थिंक बेहतरी हो रही है और आशा करता हूँ आने वाले समय में थोड़ी चीजें और बेहतर होंगी। तो ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव है। एक और अभी समकालीन अभी एक घटना अभी जो हुई है पिछले दिनों, काफी सोशल मीडिया में यतीन जी उसमें सुर्खियां बटोरी थी कि एक वो हमारी लीगल सिस्टम पर ही है, उसमें नंदिनी जी का फीडबैक भी मैं चाहूंगा
कि एक आलोक सुभाष नाम के एक आईटी के एक बड़े यंग इंजीनियर थे, 32-34 बेंगलुरु के थे, और उन्होंने आत्महत्या कर ली। और मतलब वो टिपिकल हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप की ब्रोकन रिलेशनशिप है, जो कि कोई सामान्य बात नहीं है। आपने शादी की है, नहीं चली है, तो जीवन में ऐसा होता है, लेकिन यह कारण जो है वो जीवन को अंत करने का नहीं होना चाहिए। तो और उन्होंने जो आत्महत्या जो की है उसमें उन्होंने 2 घंटे का एक पूरा वीडियो बनाया है, जिसमें अपने साथ हुई अन्याय को सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे भारतीय कानून ने जो है वो उनको एक तरीके से इस स्थिति में लाके खड़ा किया कि सारे कानून जो है वो औरतों के लिए ही बने हैं और जी। उनको ऑन द फेस ऑफ इट सही माना जाता है, भले ही आप कितने ही निर्दोष हों, लेकिन आपको अपनी निर्दोषता सिद्ध करनी होती है, आपको दोषी माना जाता है। उसके अलावा आपको भी दोषी और आपके परिवार वाले को भी, आपकी मदद को भी अंदर डाल देंगे। नहीं, वो महिलाओं के जमानत शायद 5 साल के बाद मिलती है, कुछ ऐसे 7 साल, अगर शादी के 7 साल में के बीच अगर कुछ हो तो महिलाओं के लिए कुछ ऐसे लॉज बना दिए जिनका अब गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो और ये नंदिनी जी से पूछता हूँ कि आपका विचार क्या, अभी भूल जाओ कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया कहीं पे भी है ये लॉ, हाउ यू फील? हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली में क्या है, ये लॉज किस रीज़न से बने थे, पहले मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगी। एक्चुअली में क्या था, पहले जो बहुत पहले का टाइम था उसमें बहुत ट्रेडिशनल रोल्स थे कि फीमेल थी जो शी वुड स्टे एट होम, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं थी, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, और जो मेल था वो प्रोवाइडर था, ही वाज मोर स्ट्रॉन्गर। बायोलॉजिकली भी अगर आप उनके जेनेटिकली कंपेयर करो तो जो मेल है ही इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन द फीमेल। दैट इज़ वाई कि जब डोमेस्टिक वायलेंस केसेस भरने शुरू हुए हैं, ऐसे केसेस भरने शुरू हुए हैं, इसलिए ये लॉज बनाए गए थे इस मकसद। नंदिनी, यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगी, ये लॉज ज़्यादा इंडिया में या आप कह सकते हैं आसपास के मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में ज़्यादा एप्लीकेबल थे, क्योंकि हमारे यहाँ दहेज प्रथा है और उस दहेज प्रथा की वजह से कई औरतों पर बहुत जुल्म हो रहे थे। और एक समय था जब जिंदा भी जलाया गया कई दुल्हनों को, तो उसको नज़र में रखते ये लॉज बने थे। बट वही बात होती है कि हमेशा लोग लॉज में लूप होल्स ढूंढ लेते हैं, और ये जो बेचारे जो अतुल सुभाष जी हैं, इनके साथ यही हुआ। अब इनकी सुनवाई नहीं हुई तो इनको और कोई रास्ता नज़र नहीं आया, और एक इतने यंग एज में एक होनहार इंजीनियर को अपनी जान लेनी पड़ी। बहुत ही दुखद है ये। हाँ जी, ऐसे केसेस ऑब्वियसली बहुत दुख भरे होते हैं जी। इसमें ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो कानून का गलत फ़ायदा उठाते हैं अपना केस जितवाने के लिए। वो नहीं, अब किसमें अकेला आदमी ही नहीं, उसकी बीवी ही नहीं, उसका सारा परिवार शामिल था। वो उससे डिमांड कर रहे थे कि हमें ये ला के, उल्टा हो गया था। जो औरतों के साथ होता था वो अपने आदमी के साथ कर रही थी। तो वाकई इस विषय पर कुछ, इसमें ये आइसोलेटेड केस नहीं है, पहली बात तो ये है जी। मैं कई केसेस को खुद जानता हूँ, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के कुछ हमारे मेंबर हैं, जिसका मुझे सरप्राइज हुआ कि कैसे वो लेडी पहले से तैयार करके आई जी हाँ। और उसने पूरा, वो एक पूरा रैकेट होता है उनका कि इस आदमी को फंसाना है, इससे पहले शादी करनी है, फिर ये इल्ज़ाम लगाने हैं। तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में बात करूँ होता हूँ, तो यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का आप बहुत ज़्यादा पेपर पढ़ेंगे, वो चलता जा रहा है। तो उसका एक कारण ये भी आ रहा है कि अब यहाँ पे मेल को जस्टिस, ये कंसेप्ट हो गया ऑलमोस्ट कि मेल को जस्टिस नहीं मिलेगा। अब वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? बच्चे की भी जैसे है उसको कस्टडी नहीं मिलेगी तो क्या करेगा? यू आर नॉट लिविंग हिम एनीथिंग टू लिव फॉर। हाँ जी, वैसे ये लगता है कि मेल को जस्टिस नहीं मिलता, वो सब जैसे जो मैंने पहले रीजंस बताए थे, लॉ इसलिए फीमेल्स को प्रेफर करता है क्योंकि ज़्यादातर बहुत टाइम लगता है फीमेल्स को आगे वो ही विक्टिम होती हैं। हाँ जी, ज़्यादातर केसेस में वो विक्टिम होती है। ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर वो मेल को भी गलत फंसाया जाता है, वो कानून का इस्तेमाल करते हैं। वो तो थैंकफुली हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ दोनों तरफ की सुनी जाती है कोर्ट में। नहीं, पर हैरानगी की बात ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जहाँ हम रह रहे हैं, औरतों को इतने अधिकार मिले हुए हैं, उसके बावजूद भी औरतों पे इतना
इस तरह की हरकतें होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और कई औरतें तो सामने आती ही नहीं, वो जिन्हें कहते हैं उनके केसेस आगे बढ़ते ही नहीं हैं। जैसे मैंने स्कूल वगैरह में, जब मैं लॉ स्कूल में थी, ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस के बारे में भी पढ़ा था। 80% डोमेस्टिक वायलेंस केस कभी रिपोर्ट ही नहीं होते, बिल्कुल किसी को पता ही नहीं होता, कोई आगे ही नहीं आता। एक हरमन करके एक संस्था है, उनका मैं कुछ सुन रही थी पीछे SBS में, तो उन्होंने यही बोला कि प्लीज़ अगर आपके साथ इस तरह का कुछ हो रहा है तो किसी भी संस्था को कांटेक्ट करें, लाइफलाइन को कॉल करें और अपने लिए न्याय मांगे। बिल्कुल। अब इन केस में जहाँ पर वो लॉ का गलत फ़ायदा उठाया जाता है, इसलिए तो हमारी लीगल सिस्टम बनी है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि दोनों तरफ की बात सुनी जाए। मेरा एक ही है इसमें कहना, मैं उसमें नहीं जाता हूँ, लेकिन अगर आप एक सेंस ऑफ जस्टिस होता है कि लोगों को मिले कि हाँ भाई न्याय हुआ है, तो समाज चलेगा, सब कुछ चलेगा। अगर जैसे ये आ गया कि यहाँ तो कोई फायदा नहीं कुछ भी करने का, तो वहाँ पे फिर आदमी कहता ठीक है, फिर बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसा ही है कि चलो ठीक है, अगर हम सब खोने जा रहे हैं तो लेट इट बी ऐसे। तो एनी हाउ प्रदीप जी का बात कहीं से कहीं और चली गई, बट के नोट पे मैं बात करना चाहूंगी कि हमारी अलका जी एक श्रोता हैं, इन्होंने एक फरमाइश भेजी है जी, तो हमें वो गाना जरूर सुनाना जी। बिल्कुल, तो जैसा हम धन्यवाद कर देते हैं अपने प्रदीप जी का, और तेरी आंखों की सिवा। थैंक यू प्रदीप जी, आपने बोला, मैं तो फिर आज ही ये गाने को फिर से इस्तेमाल करता हूँ। है धन्यवाद यतीन जी, और श्रोताओं से चर्चा सुन के बहुत अच्छा लगा। और आपने अगर चलते चलते अगर मुझे 30 सेकंड और दे, हाँ, बताइए ना, बताइए। गाना सुनाया था भी एक बहुत बढ़िया, एक राधा एक मीरा, जी जी, और ये भी बड़ा सुंदर गाना है, बहुत ही अच्छा गाना। की फिल्म राम तेरी गंगा मैली से है, और इसकी खासियत ये है कि ये गाना जो है वो मतलब ये दर्शाता है कि राज कपूर जो थे वो कितने फॉरवर्ड लुकिंग थे, क्योंकि पहले तो ये सामान्यतः शंकर जयकिशन के साथ इनका संगीत हुआ करता था, लेकिन जब वह जोड़ी खत्म हो गई थी तो उसके बाद फिर ये नए संगीतकारों के साथ करते थे। तो एक बार किसी शो में रविंद्र जैन जो थे वो कुछ अपने, उस समय वो स्थापित संगीतज्ञ नहीं थे, तो वो गाना और ये वाला गाना जो था वो अपनी ही आवाज में सुना रहे थे, तो राज कपूर को वो इतना पसंद आया, उन्होंने उसी समय रविंद्र जैन को 1 रुपया दिया था और कहा था कि ये गाना जो है आज से मेरा हुआ, और कभी मौका लगेगा तो फिर मैं आपको इसका मतलब फिल्म में लूंगा, तो आपको इसका बाकी जो भी श्रेय जो है वो इसका दूंगा, लेकिन ये गाना जो है मुझे पसंद आया, मैं इसको रखूंगा। और फिर बाद में जब राम तेरी गंगा मैली पिक्चर जब बनी थी, तो फिर हालांकि वो उनके निर्देशन के दौरान ही, उसी के दौरान उनकी मृत्यु भी हो गई थी और बचा हुआ कार्य जो था उनके बेटे ने पूरा किया था, लेकिन हाँ उस पिक्चर में फिर ये गाना जो था रखा गया था और रविंद्र जैन को जो था उसका श्रेय दिया गया था, और ये रविंद्र जैन का ही बहुत सुंदर गीत माना जाता है। बहुत ही अच्छा भजन भी आप कह सकते हैं, भजन भी। हाँ, तो ये राज कपूर का जो था एक और वही के मतलब कैसे नए कलाकारों को जो पहचानने की जो उनकी जो कला थी कि हाँ ये इसके अंदर प्रतिभा है और ये कर सकते हैं ऐसा, तो ये इसी से मुझे याद आता है कि इवन बॉबी फिल्म में उन्होंने बड़े मशहूर जो धन्यवाद प्रदीप जी आपके समय के लिए, धन्यवाद। ओके बाय। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार,
जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है? बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें अनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au। You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au। आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं। तो श्रोताओं, अब हमारा समय ख़त्म होता जा रहा है और अलविदा लेने का समय आ रहा है। बट मैं अपने सारे श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं और थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें आज बहुत ही अच्छे मैसेजेस भेजे हैं। तो शुरू करती हूँ शैला जी से, जो लिखती हैं, पूनम जी के समाचारों का शुभारंभ विशाल कुंभ के यशगान के लिए धन्यवाद। लीला जी कहती हैं, पूनम जी की खनकदार आवाज़ में विस्तृत समाचारों के से कार्यक्रम का शुभारंभ खनकदार रहा। राजेश जी लिखते हैं, अत्यंत प्रेरक विचार और मधुर भजन से कार्यक्रम की शुरुआत। लीना जी कहती हैं, मुस्कान पर विचार अत्यंत उत्कृष्ट और प्रेरणात्मक लगा। उन्होंने एक छोटी सी कविता भी भेजी है, हम फिर कभी सुना पाएंगे, आज हमारे पास बहुत कम समय रह गया है। प्रदीप जी लिखते हैं, अति मधुर भजन, जय सिया राम। लीना जी फिर लिखती हैं, वाह क्या बात है, मधुर भजन के साथ मधुर गीत। हेमलता जी लिखती हैं, नाइस भजन, एंड उन्होंने अपना एंट्री भेजा है पहेली के लिए। फिर लीना जी दोबारा लिखती हैं, नंदिनी जी का शोध काबिल तारीफ है। शैला जी फिर लिखती हैं, उस ज़माने का युवा वर्ग इन्हीं गीतों के इर्द गिर्द भटकता था और विकसित हुआ था। रीता जी लिखती हैं, ब्यूटीफुल भजन एंड संगीत। शैला जी फिर लिखते हैं, संजय जी, कीर्तिमान भारत की श्रृंखला में आपका नाम भी जुड़ गया, गीत भी आपका मधुर सुमधुर लगा। राम जी बोलते हैं कि एक्सेलेंट स्टार्ट एज यूजुअल, कीप इट अप। फिर रीता जी ने एक गाने की फरमाइश की जो हमने सुना दिया। शैला जी फिर लिखती हैं, ऐसा कुछ कर जाएंगे हम ज़माने में, लगेंगी आपको सदियां हमें बुलाने में, जो कि राज कपूर जी पर बहुत सार्थक लगता है। मिथिलेश जी ने भी लिखा कि कार्यक्रम बहुत सुंदर था। शैला जी फिर लिखती हैं, क्या खूबसूरत गीत सुनाया, सजनवा बैरी हो गए। तो ब्यूटीफुल सॉन्ग रीता जी लिखती हैं। और हमारे जिन श्रोताओं ने सही मैसेजेस भेजे हैं, पहेली का सही उत्तर भेजा है, मैं अब उनके नाम पढ़ने जा रही हूँ। वो हैं हेमलता पुरोहित जी, रीता जी, लीला लनवानी जी, राम दुबे जी, मंजुला जी, कविता जी, मिथिलेश जी, छाया अग्निहोत्री जी, लक्ष्मी चंद तिवानी जी और पार्वती जोशी जी। इसके अलावा हमें हेमलता जी ने भी शायद अपना एक गीत भेजा है जो उन्होंने अपने पति के लिए
बोला था, जो है तुम ही हो मेरी मंजिल, तुम ही मेरी पूजा। बहुत खूब हेमलता जी, आपका हमारे प्रोग्राम में हमेशा हमेशा के लिए बहुत स्वागत है। आप सदा ही अटेंड करती हैं ये प्रोग्राम, उसके लिए धन्यवाद। अलका जी ने भी एक गाने की फरमाइश की थी जो कि हमने अभी अभी सुनाया है। अच्छा जी, मैं क्विकली बोलूं कि अभी 10:56 हो गया। जी जी, कई लोगों ने अपने जो गाने इस्तेमाल करे थे उनका भी है। तो अच्छा, मैं नाम नहीं, उन्होंने लिखा दूसरी पहली का आंसर है, जैसे राधा ने माला जपी श्याम की, उन्होंने अपने पति के लिए गाया होगा या बॉयफ्रेंड, मालूम नहीं क्या है। आशा है कि आपका ये गाना सफल रहा होगा। और एक लीला जी ने लिखा कि उन्होंने अपलम चपलम चपलाई रे दुनिया को तेरी गली आए रे, ये उन्होंने अपने पति के लिए गाया। तो एक काम करते हैं, देखिए अभी हमारे मराठी भाषा का अच्छा प्रोग्राम शुरू होने वाला है। मैं जो भी लोग जीते हैं उनको संपर्क करके उनको बताऊंगा कैसे उनको पास मिलेगा। तो श्रोताओ, आज आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 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 You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au। पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने